मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। आज शाम 6 बजे पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी से शाम 6 बजे मुलाकात कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर है, यहां पर हम आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी से शाम 6 बजे सीएम योगी की मुलाकात हो सकती है। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और सीधे रुख करते हैं अशरफ कासमी का, जो आज की इस मुलाकात पर नजर बनाए हुए हैं। अशरफ, उपचुनाव की हलचल उत्तर प्रदेश में तेज है, साथ ही साथ अगले वर्ष महाकुंभ भी होना है, तो ऐसे में किन किन मुद्दों को लेकर आज की मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की हो सकती है? हाँ अनुपम, देखिए प्रधानमंत्री से जो मुलाकात होगी उसमें 3-4 चीजें प्रमुख रूप से जो बताई जा रही वो है। एक तो उपचुनाव में क्या स्थिति रहेगी, कैसे आगे बढ़ना है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो कुंभ का मेला है उस पर भी चर्चा की जा सकती है कि क्या तैयारियां करनी है, कहाँ पे क्या व्यवस्थाएं करनी है, और कुंभ के लिए मेले के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को भी उसमें निमंत्रण दे सकते हैं। और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री की मुलाकात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी संभावित है। तो यहाँ पर इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री गृह मंत्री से, पार्टी अध्यक्ष से और प्रधानमंत्री से चर्चा कर सकते हैं। जी अनुपम। अशरफ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब तक जो पूर्व में परंपराएं रही हैं कि जब भी कभी महाकुंभ की शुरुआत रही है या इस तरह के बड़े आयोजन हुए हैं तो उसका लोगो जो है वो भेंट किया जा सकता है, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज कुंभ का लोगो भेंट कर सकते हैं? इस तरह की कोई जानकारियां मिल पा रही हैं? अनुपम, देखिए अभी इस तरह के आधिकारिक रूप से तो कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन हाँ संभावनाएं जरूर व्यक्त की जा रही है। जो हमारे सूत्र हैं वो यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया जाएगा और जब वो मुलाकात करेंगे निमंत्रण के लिए तो काफी हद तक उम्मीद है कि जो लोगो हो वो भी प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री उनको दें और उसके बारे में चर्चा करें, और साथ ही ये हो कि आप उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जाए। और इसके अलावा जो प्रमुख रूप से जो चर्चा होगी वो उपचुनाव पर है। उपचुनाव में 9 सीटों पर कैसे मजबूती से लड़ा जाए, क्योंकि जो कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन की अलायंस, वो नहीं लड़ रही है, समाजवादी पार्टी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो कैसे काउंटर करना है, कैसे जनता से पार्टी की जो नीतियां हैं और जो उनके कार्यक्रम है, जो योजनाएं हैं, उसको कनेक्ट करना है, तो इन सब बातों पर चर्चा की जा सकती है। अनुपम। बिल्कुल अशरफ, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अशरफ हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, सीएम योगी के बयान बटेंगे तो कटेंगे पर अब सियासत काफी हाई हो चुकी है। कुछ दिनों से बीजेपी और एसपी के बीच जारी पोस्टर वार के बीच मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। इसी बीच एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने नया पोस्टर जारी किया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत का जिक्र देश में होने लगा है। जाहिर है चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में भी है, ऐसे में पोस्टर वार पर जारी बयानबाजी किस तरह से हो रही है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही सूबे में पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे वाले पोस्टर के बाद राजनीति गर्मा गई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी जुड़ेंगे तो जीतेंगे, 27 के सत्ताधीश और मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे जैसे नारों के साथ एक के बाद एक कई बैनर पोस्टर लगवा दिए। इन नारे के साथ अखिलेश यादव की फोटो वाले बैनर चौराहों पर लगाए गए। तो वहीं अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस लड़ाई में कूद गई हैं। मायावती ने नारा दिया, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे।
बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है, ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीढ़ी परिवार भी तो नहीं बटेगा। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे, और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि समाज में जो लोग हैं सबको जीने का अधिकार है, सबको काम करने का अधिकार है। मैं समझता हूँ कि समाज में सबको जो मुट्ठी बांध कर काम कर रहा है, सबको ताकत देने की जरूरत है। आपस में बांटने की और दुराव पैदा करने की न वर्ग में, न समाज में, न किसी जात में। ये भाजपा का काम है कि आप केवल और केवल लोगों को वर्गवाद करना, जातना, बांटना, ये भाजपा का काम है। इसी पर भाजपा काम करती है। यूपी में कई दिनों से जारी पोस्टर वॉर के बीच शनिवार को समाजवादी पार्टी ने फिर एक नया पोस्टर जारी कर दिया, जिसमें लिखा गया है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। जाहिर है महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में यूपी का पोस्टर वॉर पूरे देश में सियासत का मुद्दा बन गई है। बीजेपी ने समाजवादी पोस्टर पर निशाना साधा है। ये पहले से ही कहा गया है, हम लोग के शास्त्रों में भी लिखा गया है कि आप एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, बिखरे रहेंगे तो कमजोर रहेंगे। तो ये हम लोगों को एक संदेश है कि परिवार में भी आप यदि मिलजुल कर रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, समाज में भी आप मिलजुल करके रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, बिखरे रहेंगे तो कमजोर होंगे। तो इसलिए उनको लगता है कि नहीं, एक वर्ग जो है एकजुट रहे, दूसरा वर्ग बिखरा रहे, इनकी राजनीति ऐसे चलता रहे। इंडी गठबंधन का तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, सारे लोग आज हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहा है। हमारा ये मानना है, अगर सनातन और हिंदू समाज एक रहेगा तो हम सेफ रहूंगा, नहीं तो हमारे झारखंड जैसा प्रदेश इरफान अंसारी, आलमगीर आलम जैसा लोग दोबारा कब्जा कर लेगा। उधर विश्व हिंदू परिषद और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी बीजेपी के बटोगे तो कटोगे नारे का समर्थन किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज का जागा हुआ हिंदू है। फूट डालो, राज करो, इसलिए अब हम ये नहीं होने देंगे। और सनातन के लिए जो भी कमेंटबाजी करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब जागा हुआ हिंदू है। 1947 का हिंदू नहीं है, ये 2024 का हिंदू है। बांटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, तय है। अच्छा है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये हिंदू दृष्टि का नारा है। हिंदू इकट्ठा होता है तो जिहाद के लिए इकट्ठा नहीं होता, किसी को मारने के लिए, दंगा करने के लिए इकट्ठा नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हिंदू इकट्ठा होता है तो नेक होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। और इसलिए इस नारे को मिलाकर देखा जाए तो मुझे यह नारा राजनीतिक भी नहीं लगता। सपा के पोस्टर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी निशाना साधा। सोशल मीडिया पर केशव मौर्य ने पोस्ट किया, अखिलेश यादव गहरे तनाव से गुजर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड में उनका साथ छोड़ दिया है। बीजेपी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के मंत्र के साथ लगातार काम कर रही है। अखिलेश यादव उपचुनाव में 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, जिस कारण वे बौखला गए हैं।
उत्तर प्रदेश में रोज नया पोस्टर जारी करके, प्रायोजित पोस्टर जारी करा के अपनी खींच मिटाने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को इस बात को समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता के सामने उनकी कलई खुल गई है, पीडीए का ढोंग उजागर हो गया है। समाजवादी पार्टी बेहतरीन इंडिया गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में 9 में से 9 सीट जीतने का प्रयास कर रही है। जनता तय करेगी कि हमारे हिस्से में कितनी आएंगी। पोस्टर वॉर के बीच मुरादाबाद के चौराहों पर शुभकामनाओं के होर्डिंग्स लगे हैं, जिसमें बटोगे तो कटोगे का जिक्र कर त्योहारों की शुभकामनाएं दी गई है। हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं। कुल मिलाकर सीएम योगी ने जो नारा दिया, उस पर अब घमासान पोस्टर वॉर चल रहा है, जिसकी धमक यूपी उपचुनाव ही नहीं बल्कि झारखंड से महाराष्ट्र चुनाव तक दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला। सभी 9 सीटें अखिलेश हार रहे हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस ने एसपी का साथ छोड़ दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने यहां पर कहा कि सभी 9 सीटें अखिलेश यादव हार रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी स्वयं गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। तो इसलिए वो स्वयं तनाव में 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, इसलिए बौखलाए हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि यह 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार की मजबूत नींव डालने का चुनाव है और जनता पूरी तरह से भाजपा को जिताने का मन बना चुकी है। उपचुनाव के प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव कानपुर की सीसामऊ विधानसभा पहुंचे। नसीम सोलंकी के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान शिवपाल यादव ने बीजेपी पर भी हमला बोला। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जुड़ेंगे तो बीजेपी, और ये जो चुनाव हुए थे लोकसभा के चुनाव में सब लोग एक होकर के जुड़े। बुलंदशहर में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव का दावा किया गया है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद वंदे भारत ट्रेन में सवार थे, उनसे अगली सीट की खिड़की के शीशे पत्थर लगने से चकनाचूर हो गए। सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने टूटे हुए शीशे की तस्वीर शेयर करते हुए पोस्ट किया है। रेल मंत्री को एक्सपर्ट टैग कर किया है। चंद्रशेखर ने असामाजिक तत्वों द्वारा बुलंदशहर में कमालपुर रेलवे स्टेशन पार करते ही ट्रेन पर पथराव किए जाने का आरोप लगाया। साथ ही लोगों को जागरूक करने की अपील की है। अभी मैं ट्रेन का सफर करके आ रहा हूँ वंदे भारत से। C3 जिस बोगी में मैं था, जैसे ही ट्रेन ने बुलंदशहर क्रॉस किया, किसी असामाजिक तत्व ने ट्रेन पर पत्थर फेंका, जिसमें मुझसे आगे 2-3 जो चेयर्स हैं उनके आगे वाले जो एक यात्री थे, उनका शीशा चकनाचूर हो गया। उनको चोट भी लग सकती थी। मेरी नज़र में ये जरूरी नहीं कि षड्यंत्र का हिस्सा हो, किसी को नुकसान पहुँचाना, ये लापरवाही भी हो सकती है, ये जानकारी का अभाव भी हो सकता है। मैंने ये अपील की है एक्स के माध्यम से अपनी बात रखते हुए कि सबसे पहले गांव में, घर में माँ बाप और फिर स्कूल में एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए संवैधानिक कर्तव्य, संवैधानिक अधिकार के साथ संवैधानिक कर्तव्य क्या है एक नागरिक के, उसके लिए भी हमें लोगों को तैयार करना चाहिए बचपन से ही। रेलवे की संपत्ति जनता की संपत्ति है, देश की संपत्ति। उपचुनाव के अखाड़े में आज जिक्र करेंगे मझवा सीट की। इस सीट पर पिछले 2 विधानसभा चुनावों से बीजेपी का दबदबा रहा है। इस बार कांग्रेस और एसपी एक साथ मैदान में हैं, तो उपचुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी और एसपी के बीच मानी जा रही है। लेकिन बीएसपी ने भी यहां अच्छा खासा दांव चला है। ऐसे में किस ओर जाएगी मझवा की जनता, क्या है इस सीट के सियासी समीकरण, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। 5 विधानसभाओं वाले मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा का एक अपना अलग इतिहास है।
इस सीट पर कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। समाजवादी पार्टी की कभी जीत नहीं हुई। यहाँ से विधायक बनने के बाद नेता मंत्री हुआ करते थे, लेकिन 1993 के बाद मंत्री का ताज छिन गया और क्षेत्र विकास के दौर से काफी पीछे रह गया। समीकरण बदल रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं, वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों। और अब इस बार का समीकरण त्रिकोणीय है और कौन जीतेगा कौन हारेगा यह कहना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब डॉक्टर ज्योति बिंद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ने नामांकन किया, पूर्व विधायक उनके जो पिता हैं उन्होंने रमेश बिंद ने अपने बयान में कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ बसपा से है, भाजपा से नहीं है। तो ऐसे में अब समीकरण वहां बदल रहा है। इस बार चुनावी फाइट की बात करें तो बीजेपी ने यहां से सुचिस्मिता मौर्य को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस बार यहां ज्योति बिंद को मौका दिया है। उधर बीएसपी ने भी यहां अपना दांव खेला है और ब्राह्मण प्रत्याशी दीपक तिवारी को मैदान में उतारा है। तो पूरी तरह से आश्वस्त और पिछले रिकॉर्ड को आगे तोड़ करके हम लोग जाएंगे। ज्योति बिंद है आपकी प्रतिद्वंदी, सपा से है, ठीक है, वो डॉक्टर हैं, आपने MBA की हुई है, कितना कॉन्फिडेंस, रमेश बिंद भी कॉन्फिडेंस मांग रहे हैं, वो भी वहाँ पे 3 बार जमीनी स्तर पता है, जातिगत आंकड़ा आप भी जानती हैं, इतने में आप क्या कहेंगे इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास का कार्य करती है और उसी कार्य के आधार पर हम सभी लोग जीत के लिए आश्वस्त है और आगे बढ़ेंगे। नाराजगी कैसे दूर करेंगे? निषाद पार्टी दिख नहीं रही है, किसी से हमसे नाराजगी नहीं। मेरी लड़ाई मजबूत विकास के लिए है, उनकी भलाई के लिए है, उनके नाती पोतों के लिए है, उनके बच्चियों के लिए है। और मैं मानती हूँ और मेरा विश्वास है कि मजमा के लोग अपनी बेटी और बहन को कभी निराश नहीं करेंगे, वो उसको मौका देंगे विकास करने के लिए, उसके साथ खड़े रहेंगे डट के। भाजपा और सपा पहले आपस में लड़के आएगी, कौन दूसरे या तीसरे पे आएगा? हाँ। पहले पे नहीं है, दोनों पहले रमेश बिंद पे दांव लगाती है सपा, फिर उनकी बेटी पे अब दांव लगा रही है। हाँ। क्या आप जमीनी सभा में डॉक्टरों का खेल समाप्त हो चुका है, फर्जी डॉक्टर बहुत घूम रहे हैं। ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पे आप चुनाव? वो विकास का है, क्षेत्र में विकास का मुद्दा। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर करीब 4 लाख मतदाता हैं। इनमें सबसे अधिक ब्राह्मण मतदाता हैं, इसके बाद दलित और बिंद समाज की संख्या है। ब्राह्मण मतदाता करीब 87,000 है, दलित मतदाता करीब 64,000, वहीं बिंद करीब 62,000 है। यादव की बात करें तो यहाँ पर 36,000 यादव मतदाता है, मौर्य 33,000 और अन्य करीब 1 लाख मतदाता है। जातीय समीकरण को देखते हुए सपा ने बिंद उम्मीदवार ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी की बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण चेहरे दीपक तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी को लगता है कि मझवा विधानसभा में अगर दलित और ब्राह्मण एक होकर बीएसपी को वोट करते हैं तो ये सीट बीएसपी के खाते में आ सकती है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा है। सुचिस्मिता ओबीसी वर्ग से आती हैं, जो यादव मुस्लिम छोड़कर ब्राह्मण वोट और कुछ हद तक बिंद वोट में सेंध लगाती दिख रही हैं। तो हम यहाँ पूरा दुनिया मान के चल रही है कि सीधी भाजपा और सपा की लड़ाई है। आप भी मान रहे हैं, आप भी हमारे से प्रश्न इसी तरीके के कर रहे हैं कि सपा और भाजपा की ही लड़ाई है पूरे 9 सीट पर। हाँ। बात सही है। अब आपको हम ये बतावें कि ये बिंद लड़ाके क्या तीर मारने जा रहे हैं। बिंद भी हो जाए, यादव भी और मुसलमान भी लग किया जाए, तीनों लोग अगर ये पूरा हो जाए तब भी ये चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। अगर यही स्थिति है तो बसपा का 2 बड़ी जातियां बसपा के साथ खड़ी हैं। हालांकि ये सीट पहले भी एनडीए के खाते में रही है, लेकिन इस बार जिस तरह से पार्टियों ने जातीय समीकरण सेट किया है उससे चुनाव काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि इस सीट पर भी बीजेपी और एसपी की सीधी टक्कर होगी, लेकिन बीएसपी ने जो ब्राह्मण कार्ड खेला है उससे समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि जो यहाँ पे लोग हैं वो अभी भी इस बात को ज्यादा जोर दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में विकास हुआ है और हम उसी विकास को लेकर के वोट करेंगे। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या विकास के नाम पे वोट पड़ता है या जाति धर्म के आधार पर एक बार फिर जनता वोट करेगी। सुमित गर्ग, न्यूज 18 मिर्जापुर। मझवा की जातीय समीकरण को देखते हुए यहां पार्टियों ने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन यहां की जनता के मन में क्या है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं।
में जनता किस ओर रुख है, क्या किन मुद्दों पे इस बार अपना वोट डालने जा रही है, मिर्जापुर के मझवा विधानसभा में कितना विकास हुआ है, इन सब मुद्दों को जानने के लिए हम एक गांव में पहुंचे हैं। ये महवा गांव है और ये जो गांव है यहाँ पे ज्यादातर खेती करने वाले लोग हैं, जो सब्जी की ज्यादा यहाँ पे उगता है और ये एक छोटा सा गांव है। इस गांव में हम पहुंचे हैं और जानने के लिए कि इस बार क्या कितना यहाँ पे विकास हुआ है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? विनय कुमार उपाध्याय। अच्छा विनय, ये बताओ किससे आप अभी युवा वर्ग हो, तो क्या आपकी सोच है कि यहाँ पे कितना विकास हुआ, क्या मुद्दे आप लोग रहेंगे? देखिए, मुद्दे की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक जिसने भी काम किया, लोकपति त्रिपाठी से अच्छा किसी ने काम ही नहीं किया। सबसे अच्छा हमारे यहाँ विधायक जो है लोकपति त्रिपाठी थे। उनके बाद कोई विधायक जो भी बना, रमेश बिंद भी आए, उनका 2 कौड़ी का काम रहा, उन्होंने कोई काम नहीं किया। मतलब ग्राउंड लेवल का आदमी नहीं है वो। मतलब क्या सोचो, वोट देना है तो क्या करोगे? देंगे, जिसको जीतेगा उसको दे देंगे। विकास हुआ है? अब विकास हो या नहीं होगा, अब भाई हम लोग को जनता है, हम लोग को देंगे। क्या सोचा है कि इस बार हमें वोट देते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा? हमने सोचा जो विकास करेगा उसको हम जिताएंगे। कौन किया विकास अभी तक? अभी तक तो यहाँ पे कोई ऐसा विधायक नहीं है जो है मझवा विधानसभा में हम विकास कर सके या विकास का नाम दिखा सके। मुद्दे यही है कि बीजेपी सरकार जो है सबसे बढ़िया काम किया है, क्योंकि वो किसानों का लोन भी माफ किया और 2000 रुपये तीसरे महीना दे रही है। जो विकास करेगा उसी को वोट हम देंगे। विकास आपको लग रहा है कि हो रहा है? हाँ, हो रहा है, विकास हो रहा है। हमारे साथ और भी किसान हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो पूरा किसान बेल्ट है और यहाँ पे खेती ज्यादा होती है, जो वो भी खासकर अलग अलग सीजन की जो खेती होती है वो यहाँ पे होती है। इसलिए हम इस स्थान पे आए कि मेन जो किसान को लेकर के बातें होती थी और मेरा यही मकसद था जानने का कि किसान वोटर जो है उसका क्या रुख है। हमारे साथ भी और चाचा, क्या नाम है आप? उपाध्याय। क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। कैसी चल रही किसानी आप? ठीक चल रही है। और फसल क्या? फसल यही धान का फसल है इस वक्त। बिक जाता है फसल? बिकने के लिए तो जो है बिकेगा ही, सरकारी जो है योजना है सरकार का जो है तो बिकेगा ही। अच्छा, चुनाव हो रहा है जी, तो क्या इस बार आपकी सोच है, क्या लग रहा है, समीकरण कहाँ जा रहा है? देखिए, समीकरण का समस्या यह है कि जो है हम लोग जो है बीजेपी छोड़ दूसरे पार्टी को देंगे नहीं। हम लोग यंग बॉडी हैं और हम लोगों का यंग सोच है। हम लोग भी इस बार सोचा गया, क्या बीएसपी सरकार जो बहन जी शासन में थी, शासन में जब बहन जी थी तो क्या ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था क्या? ये उनका भी कार्यकाल बहुत बढ़िया था 5 साल, और हम लोग इस बार सोचा गया है कि यार कुछ परिवर्तन लाया जाए। कि लोग पार्टी जो बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं सुची स्मिता मौर्य से नाराज हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट करेंगे, हमें कोई कैंडिडेट से मतलब नहीं है। बीजेपी ने अच्छा काम किया है और हम उस काम को देख करके एक बार फिर बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। सुमित गर्ग, न्यूज़ 18 मिर्जापुर।